So dear student, today we are going to discuss last topic of second unit, that is five-factor model. This five-factor personality model theory, there are several terms which has been used in this context, and I will discuss you what is this five-factor personality model, what is this five-factor personality theory, how this big five and five factor is different from each other. So this is the basic concern of our today's class. If you see the overview of trait and factor theory, this theory basically try to answer two basic questions. The first question was, how can personality best be measured? And as we know, trait and factor theories has been used standardized test, clinical observation, judgment of friend and acquaintances to measure the personality traits. And theorists successfully use these methods in their research and develop their theory and model of personality in terms of trait and factor. The second basic question is, how many traits of personal disposition does a person possess? On this question, there is no any consensus. Maybe 2 or 3 traits, maybe half dozen, maybe a couple of hundred, maybe more than 1,000. So if you go through the theory proposed by trait theorists like Allport, Cattell, Eysenck, Jung, you will see that initially Jung classified personality as extraversion, introversion. Then you will also see that Eysenck has proposed a three-factor model, big three, Penn model, psychoticism, extraversion, and neuroticism. Further, we see that there is some other model in terms of big five. There is also a hexagonic personality model. If we see the Allport propositions, he has proposed several hundred traits or 1,000 traits. So what exactly should be the number of traits possessed by a person, single person? These two are the basic question which trait and factor theories will try to answer. Now come to the history of Big Five. हम बिग फाइव के हिस्ट्री को, इतिहास को देखते हैं. तो ये देखते हैं कि सबसे पहले आलपोर्ट का जो वर्क है, आलपोर्ट और अबर्ट 1936 में लैक्सिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए 17,000 ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया था, जो इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी में पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करते थे या पर्सनालिटी से रिलेटेड. और उसके बाद फिर इन लोगों ने इन 17,000 ट्रेड्स को 4,500 जो है वर्ड्स में रिड्यूस किया, डिस्क्रिप्शन के आधार, पर्सनालिटी ट्रेड्स के आधार. तो इनिशियल जो वर्क है फाइव फैक्टर मॉडल का या बिग फाइव का, वो आलपोर्ट से ही प्रेरित है.
मैंने आलपोर्ट आपको पढ़ाया है। उसके बाद जो दूसरा वर्क है वो है कैटल का। कैटल ने लगभग 4000 टर्म्स को 171 क्लस्टर में रेटिंग स्कीम के द्वारा रिड्यूस किया। आपको पता है कि कैटल ने फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए बाइपोलर पेयर्स जो है ट्रेड्स के आइडेंटिफाई किए, और इसी के आधार पर इन्होंने 16 पर्सनालिटी की पर्सनालिटी फैक्टर डेवलप। तो 17,000, 4500, 171 और 16, ये जो है रिडक्शन। फिर आप आइजेंक को देखते हैं। आइजेंक ने पर्सनालिटी के 3 डायमेंशन बताए। एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन पहला, न्यूरोटिसिज्म इमोशनल स्टेबिलिटी दूसरा, और साइकोटिसिज्म और सुपर ईगो फंक्शन तीसरा। ये तीनों जो भी मैंने आपको सिद्धांत बताए, आइजेंक, कैटल और आल्पोर्ट, हमने आपको इन तीनों ही थ्योरीज के बारे में बहुत डिटेल से बताया है। अब 5 फैक्टर की जो हिस्ट्री है, यानी जहां से 5 फैक्टर शुरू होता है, उसमें टूफ्स एंड क्रिस्टल, ये एयरफोर्स रिसर्चर थे, और फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए जो कैटल्स के द्वारा ट्रेट दिए गए थे, मैं आपको बताया भी था कि कैटल के जो 16 पीएफ को फिर बाद में जो है 5 सुपर फैक्टर के रूप में जो है फिर आइडेंटिफाई किया गया। तो टूब्स एंड क्रिस्टल ने इन्हीं जो है 16 पीएफ को आधार बनाकर फैक्टर एनालिसिस की, और उसमें उन्होंने 5 डोमिनेंट फैक्टर्स सजेस्ट की, क्या है कि ये फर्दर रिडक्शन। और ये 5 कौन से थे? सर्जेंसी, एग्रीएबलनेस, डिपेंडेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कल्चर। ये पहला 5 फैक्टर जो प्रपोज किया गया टूब्स के द्वारा। सर्जेंसी आप उसको एक्स्ट्रा वर्जन के टर्म में देख सकते हैं, जो चीयरफुल हो, सोशली हो, एक्टिव हो। एग्रीएबलनेस जो सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन के अनुसार चलता हो, दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखता हो। डिपेंडेबल, यहाँ डिपेंडेबल का मतलब निर्भरता से नहीं है, भरोसेमंद से। जैसे कहते हैं ना कि यू आर ए डिपेंडेबल फॉर एनी असाइनमेंट, आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, ट्रस्ट है। इमोशनल स्टेबिलिटी, यू नो, एंड कल्चर, यहाँ कल्चर का इंटेलिजेंस से, इमेजिनेशन से जो है तुलना की गई। तो ये पहले 5 फैक्टर थे जिसको टूब्स एंड क्रिस्टल ने सजेस्ट किया। दूसरी जो चीज है, जो दूसरा 5 फैक्टर के ऊपर जो वर्क है, वो है गोल्डबर्ग का। गोल्डबर्ग आल्सो रेप्लिकेटेड कैटल मेथड and he suggested these 5 factors: surgency, agreeableness, conscientiousness, emotional stability and culture. तो टूब्स के जो है, आप कंसेप्ट को देखें, सर्जेंसी, एग्रीएबलनेस, डिपेंडेबल, इमोशनल स्टेबिलिटी और कल्चर। और यहाँ पर बस थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर में डिफरेंस के साथ गोल्डबर्ग कुछ उसी तरह के टर्म प्रपोज करते हैं। सर्जेंसी उसी टर्म में उन्होंने यूज किया, एक्स्ट्रा वर्जन, अप्रॉक्स टू एक्स्ट्रा वर्जन, एग्जैक्टली नॉट द एक्स्ट्रा वर्जन। एग्रीएबलनेस उसी तरह है,
उन्होंने डिपेंडेबल यूज किया, टूप्स ने, टूप्स क्रिस्टल का डिपेंडेबल है। यहाँ पर इन्होंने कंसेंससनेस यूज किया, इमोशनल स्टेबिलिटी वहां भी है, कल्चर वहां भी है। तो एक तरह से ये फर्दर रेप्लिकेशन गोल्डबर्ग के द्वारा जो है प्रपोज किया गया, जो टूप्स और क्रिस्टल के ही जो 5 फैक्टर थे उनसे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट था। देन मैक्रो और कोस्टा आते हैं, और इन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करके शुरुआत में 3 फैक्टर आइडेंटिफाई किए, जो एक्स्ट्रावर्जन, न्यूरोटिज्म और ओपननेस था। इसलिए इसको आप देखेंगे तो जो मैक्रे कोस्टा का शुरुआती काम है वो नियो के नाम से है, NEO। नियो मतलब न्यूरोटिज्म, एक्स्ट्रावर्जन और ओपननेस। बाद में इन लोगों ने एग्रीएबलनेस और कंसेंससनेस के 2 फैक्टर और एडिशन किए, ताकि इनका मॉडल भी गोल्डबर्ग के इक्विवेलेंट हो सके। गोल्डबर्ग का जो मॉडल था वो ज्यादा डोमिनेंट था, लेकिन बाद में जो है गोल्डबर्ग दब गए, और मैक्रो कोस्टा है, ये अमेरिकन हैं, और ये ट्रेड्स अच्छे जानते हैं, बिजनेस अच्छा करते हैं। दे नो कि कैसे अपने आप को पॉपुलराइज करना है, कैसे अपने आप को सेल करना है। ठीक है, तो गोल्डबर्ग और मैक्रे कोस्टा का जो बेसिक डिफरेंस है, आप अगर देखेंगे तो 2 अप्रोचेज यूज किए गए हैं। प्रारंभ में लैक्सिकल अप्रोच हुआ है, और लैक्सिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए बिग 5 टर्म ये गोल्डबर्ग ने प्रपोज किया था। बिग 5 ओरिजिनली ये जो स्टडीज होती हैं पर्सनालिटी टेस्ट की, नेचुरल लैंग्वेज मीन्स जो एग्जिस्टिंग डिक्शनरी में किसी भी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जितने एडजेक्टिव्स हो सकते हैं उन सारे का इस्तेमाल करते हुए फिर उसको फैक्टर एनालिसिस के थ्रू रिडक्शन के द्वारा इस बिग 5 का इस्तेमाल होता है। और बिग 5 में जो 5th फैक्टर है, लैक्सिकल अप्रोच में वो इंटेलेक्ट या इमेजिनेशन या कल्चर के रूप में है। आप टूब्स को देखें, कल्चर की बात करते हैं, गोल्डबर्ग को देखें वो भी कल्चर की बात करते हैं। दूसरी तरफ एक क्वेश्चनायर मेथड है, और क्वेश्चनायर मेथड का इस्तेमाल करते हुए जो फैक्टर एनालिसिस की गई है उसके आधार पर जो डेटा प्राप्त किया गया, जो उसको नाम दिया गया 5 फैक्टर मॉडल। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि बिग 5 लैक्सिकल अप्रोच बेस्ड मॉडल है, जबकि 5 फैक्टर मॉडल वो पर्सनालिटी क्वेश्चनर के द्वारा, मतलब लोगों को पर्सनालिटी क्वेश्चनर बांटे गए और उनके एनालिसिस के द्वारा इन 5 फैक्टर्स की जो है कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया गया। ये 5 फैक्टर मॉडल मैक्रे कोस्टा के द्वारा डेवलप किया गया, और इसमें जो 5th फैक्टर है वो ओपननेस टू एक्सपीरियंस है। तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस और जो इनका 5th फैक्टर है इंटेलेक्ट या इमेजिनेशन या कल्चर, ये सिमिलर हैं, मतलब इनमें कोई बहुत ज्यादा केवल नॉमेनक्लेचर का फर्क है, थोड़ा बहुत चीजें डिफरेंस है, अदरवाइज चीजें वही हैं। तो बिग 5 और 5 फैक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है? अप्रोच का है, एक लेक्सिकल अप्रोच बेस्ड है, दूसरा क्वेश्चनर बेस्ड। ठीक है, ये डिस्टिंक्शन आपको आना चाहिए। अब हम लेक्सिकल जो अप्रोच है उसके अगर सपोर्ट और क्रिटिसिज्म को देखें, ठीक है, तो लेक्सिकल अप्रोच का जो प्राइमरी इंटरेस्ट था वो लैंग्वेज ऑफ पर्सनालिटी पे था, और किसी भी कल्चर में, सोसाइटी में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को एक्सप्लेन करने के लिए यूज की जाती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये किसी सेंटर, कल्चर के सेंटर को, सोसाइटी को, बायोलॉजिकल रीजंस को, ह्यूमन लाइफ और एक्सपीरियंसेस, इन सबको इनकोड करते हैं, और साइकोलॉजिकल फिनोमेना के इंपॉर्टेंस को इस वक्त। लेकिन लेक्सिकल अप्रोच की एक प्रॉब्लम भी है,
कि बहुत से ऐसे शब्द हैं, बहुत से व्यक्तित्व के चीजें विच कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड वर्बली। वहां पर ये अप्रोच थोड़ा सा इनकम्प्लीट फॉलो फेल होता है। कारण ये है कि अगर आपको अल्टरनेटिव दे दिया जाए तो आप बता देते हैं कि ये इस तरह या इक्विवेलेंट है, लेकिन आपको बताना होता है किसी चीज को, तो उसके लिए आपके पास शब्द नहीं होते। ठीक है, तो ये लेक्सिकल अप्रोच की जो है मेरिट और लिमिटेशंस है। अब हम बिग फाइव की जो बात कर रहे हैं, ये बिग फाइव कौन से हैं? ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कंसाइसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। आप ऑलरेडी प्रैक्टिकल मेरे ख्याल से इसका कर चुके हैं, तो आप जानते हैं, लेकिन बेसिक चीज नहीं जानते हैं कि ये है क्या और कैसे इसको जो है डेवलप किया गया। अगर हम 5 फैक्टर मॉडल को देखें तो ये कंसाइंसस ने एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिसिज्म, ओपननेस टू एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रावर्जन। अगर व्यक्ति इन डायमेंशंस पर हाई स्कोर प्राप्त करता है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आगे एक्सप्लेन। अब इसी को और थोड़े दूसरे रूप में देखिए कि दीज आर द ट्रेड्स हाई स्कोर एंड लो स्कोर। जैसे ओपननेस, अगर हाई स्कोर है तो क्या होगा? क्यूरियस, वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंट, प्रैक्टिक। अगर लो है तो क्या होगा? प्रैक्टिकल, कन्वेंशनल एंड प्रेफर रूटीन वर्क। सी कंसाइंसनेस, जिसको हम लोग कहते हैं कॉम्पिटेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन, थॉटफुलनेस, गोल ड्राइवन। तो हाई स्कोर इसमें हार्ड वर्किंग, डिपेंडेंट और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लो है तो इम्पल्सिव है, केयरलेस है, डिसऑर्गेनाइज है। उसी तरह एक्स्ट्रावर्जन, हाई स्कोर, आउट गोइंग, वार्म, सीक द एडवेंचर। और लो है तो क्वाइट, रिजर्व एंड विड्रॉल। एग्रीएबलनेस में हाई स्कोर, हेल्पफुल, ट्रस्टिंग एंड इम्पैथेटिक। और अगर लो स्कोर है तो क्रिटिकल, अनकोऑपरेटिव एंड सस्पिशियस होता है। न्यूरोटिसिज्म, हाई स्कोर, एंजाइटी, अनहैप्पीनेस, प्रोन टू नेगेटिव इमोशन। एंड लो स्कोर, calm, even tempered and secure। इस तरह के डिस्क्रिप्शन। अब बिग फाइव पर एक प्रश्न ये उठता है कि वेदर दीज बिग फाइव ट्रेड्स आर यूनिवर्सल। तो मैक्रे और कोस्टा की जो रिसर्च है, मैक्रे और बाकी इनके जो कलीग्स हैं उनकी रिसर्च है, इसकी यूनिवर्सलिटी को सपोर्ट करती है। एक स्टडी जो मल्टीकल्चरल स्टडीज, जिसमें 50 डिफरेंट कल्चर्स को जो है इसमें इंक्लूड करके किया गया स्टडी, और इसमें पाया गया कि जो 5 डायमेंशंस हैं वो अक्रॉस द कल्चर पर्सनालिटी के को डिस्क्राइब करने में सक्सेसफुल है। और इस अध्ययन के आधार पर रिसर्चर्स ने ये बताया कि ये 5 डायमेंशन केवल यूनिवर्सल ही नहीं है, लेकिन इनकी जो ओरिजिन है वो बायोलॉजिकल नेचर की है। तो ये 5 डायमेंशंस के यूनिवर्सलिटी के ऊपर जो रिसर्चेज हैं वो इसको सपोर्ट करती हैं। अगर हम मेजरमेंट की बात करें तो 5 फैक्टर मॉडल या बिग फाइव ट्रेड्स के मेजरमेंट के लिए 3 तरह के क्वेश्चन डेवलप हैं। जो सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी गेन कर रहा है वो नियो है। नियो सबसे पहले आता है, फिर नियो पीआईआर आया है। 1987 में नियो का है क्वेश्चनर, 94 में नियो पीआईआर आया है, और 2003 में नियो पीआई 3 आया, मतलब थर्ड रिवीजन। नियो फर्स्ट, नियो पीआई आर रिवाइज, आर का मतलब रिवीजन,
नियो पर्सनालिटी इन्वेंटरी रिवीजन, नियो न्यूरोटिज्म, ओपननेस, एक्सट्रावर्जन। और 2003 में 2003 में या 10 में, मैं एग्जैक्टली सन मुझे नहीं याद आ रहा, इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो नियो पीआई 3, मतलब नियो पर्सनालिटी इन्वेंटरी थर्ड डिवीजन। इसका जो ओरिजिनल वर्जन है जिसमें 240 आइटम्स हैं, इसमें प्रत्येक डायमेंशन पर 6 फेसेट्स हैं और प्रत्येक फेसेट के लिए 8 क्वेश्चंस हैं। तो एक डायमेंशन में 6 फेसेट का मतलब आप समझ लीजिए कि 5 इंटू 6 इंटू 8, 240 आइटम्स वो टोटल होते हैं, जिसको इसकी ओरिजिनल जो क्वेश्चनर है, बिग वर्जन या फुल लेंथ वर्जन जिसको आप कहते हैं, न्यू पीआईआर। ठीक। और इसी का एक शॉर्टर वर्जन है जिसको कहते हैं नियो एफ एफ आई, नियो 5 फैक्टर इन्वेंटरी। नियो एफ एफ आई में 5 डायमेंशंस को, जो मतलब प्रत्येक डायमेंशन पर जो फेसेट्स थे जो स्ट्रांगली रिलेटेड थे, उनके जो है दो दो क्वेश्चंस इस तरह से रखे गए हैं, ज्यादातर, कहीं कम कहीं ज्यादा भी है। तो हर डायमेंशन में यहाँ 12 आइटम है, 6 फेसेट का दो दो आइटम, 12 आइटम, और 5 डायमेंशन 60 आइटम, टोटल आपके 60 आइटम नियो एफ एफ आई में। आपको जो कराया गया होगा ये यही नियो एफ एफ आई है। ठीक है। उसका हिंदी वर्जन है जो मैंने ही डेवलप किया हुआ है, और अभी मैं उस पर, मैंने शायद बताया कि आप, मैं उस पर काम नहीं करता हूँ ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, क्योंकि मेरा ही डेवलप स्किल है हिंदी का, मेरा ही डेवलप मैनुअल है, और वो एग्जैक्टली मैनुअल मैनेजर्स के ऊपर डेवलप किया गया है। वही मैनुअल बीएचयू में भी है, वही आपके यहाँ भी है, लेकिन मैं अब इस पर काम नहीं करता। कारण ये नियो पीआई आर और नियो पीआई 3 में जो डिफरेंस है, कुछ आइटम का डिलीशन है, कुछ एडिशन है, जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में उसको रखकर किया गया है। बाकी मॉडल के स्ट्रक्चर पर कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा जो मेजरमेंट है वो है बिग 5 इन्वेंट्री। बिग 5 इन्वेंट्री में 44 आइटम है जो शॉर्ट फ्रेजेस को यूज करते हैं। शॉर्ट फ्रेज, छोटे छोटे फ्रेज यूज किए गए हैं। ठीक है। जैसे इस तरह के, जैसे फ्रेज के रूप में कि आई एम चीयरफुल, एक्टिव एंड इमेजिनेटिव। ठीक। तो ये ओलाइफ पी जॉन और उनके साथ संजय श्रीवास्तव, इन लोगों ने डेवलप किया है। ओलाइफ पी जॉन पर्सनालिटी के क्षेत्र में बड़ा नाम है, जैसे मैक्रे कोस्टा है। इन्होंने हैंडबुक, जो शायद फोर्थ हैंडबुक ऑफ पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस का है, उसको इसके एडिटर यही रहे हैं। उसके बाद ट्रेड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी हैं, टीडीआई, जो गोल्डबर्ग के द्वारा डेवलप है। गोल्डबर्ग का सारा काम पब्लिक डोमेन में है। आप जो है आईपी की वेबसाइट पर इंटरनेशनल पर्सनालिटी आइटम पूल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो बिग 5 के लिए इन्होंने कई तरह के नियो के इक्विवेलेंट मेजर्स भी हैं, उसके अलावा भी मेजर्स हैं। तो इन्होंने 100 ट्रेड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स डेवलप किए हैं गोल्डबर्ग ने। ठीक है। गोल्डबर्ग का मॉडल मैंने आपको बताया ही। इन्होंने सर्जेंसी यूज किया एक्स्ट्रा वर्जन के लिए, और कल्चर यूज किया ओपननेस के लिए। अभी कुछ बहुत जो है 10 आइटम वर्जन भी ये बिग 5 के और इसके टीडीआई के डेवलप है। 10 आइटम वर्जन मीन्स ओनली 2 आइटम पर डायमेंशन। ठीक है। तो वो अगर क्विक मेजर करना चाहते हैं, उससे बहुत कुछ आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन एक रफ आइडिया आपको हो सकता है। इसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है इसके मेजरमेंट का। इस पर अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको सारी चीजें पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं।
कैसे मेजर किया जाता है, कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। ये बिग फाइव पर्सनालिटी के जो डायमेंशंस का सब फेसेट्स का है, ये अंदर बिग फाइव है, ये ओशियन मॉडल का जो है। अब इसके एक एक का ये देखिए, जैसे ओपननेस का क्या है, फैंटेसी, 2 है इसका एस्थेटिक्स, 3 है फीलिंग, 4 है एक्शन, 5 है आइडिया और 6 है वैल्यू। उसी तरह एक्स्ट्रा वर्जन में है वार्म, ग्रेगरीनेस, असर्टिवनेस, एक्टिव, एक्साइटमेंट सीकिंग एंड पॉजिटिव इमोशन। न्यूरोटिज्म में क्या है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इम्पल्सिवनेस, हॉस्टिलिटी, वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेस एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। उसी तरह कंसाइंसनेस में है कॉम्पिटिटिव, आर्डर, ड्यूटीफुलनेस, अचीवमेंट, स्ट्राइविंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन एंड डिलिबरेशन। एग्रीएबलनेस में ट्रस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एल्ट्रुइज्म, कॉम्प्लायंस, मोडेस्टी, टेंडर माइंडेड। ठीक है, तो ये नीचे वो दिया हुआ है कि अगर एग्रीएबलनेस में हाई है तो क्या है, एडाप्टर है, अगर मीडियम हो गया वो नेगोशिएटर होगा, लो होगा तो क्या होगा, चैलेंजर। मैनेजमेंट के टर्म में भी इसको दिया गया है। ठीक है, ये कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, कॉग्निटिव डिफिशियंसी और कॉग्निटिव स्टेबिलिटी और टेम्परामेंट के टर्म में भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब आगे आएंगे रिसर्च के टर्म में, तो ये सब सारी चीजें आप देखेंगे। उसी तरह कॉन्शियसनेस में हाई है तो क्या होगा, फोकस्ड है, अगर मीडियम है तो बैलेंस होगा, और लो अगर स्कोरर है तो क्या होगा, तो नॉन बैलेंस है। न्यूरोटिसिज्म में हाई रिएक्टिव, मीडियम रिस्पॉन्सिव एंड लो है तो रेजिलिएंट माना जाता है। एक्स्ट्रावर्जन में हाई स्कोर एक्स्ट्रावर्ट, लो एम्बीवर्ट एंड मीडियम एंड लो इंट्रोवर्ट। ओपननेस में हाई है, देन पीपल मे बी एक्सप्लोरिंग। मॉडरेट अगर स्कोर है तो मॉडरेट होगा, और लो स्कोर है तो ये प्रिसर्व होता है, मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज पर कि चेंज के मूड में नहीं होता है। वाई दीज 5 फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट, अगर इसको आप देखते हैं, ये 5 फैक्टर्स ट्रेट है, वाई इट इज रिलेवेंट एंड व्हाट डज इट अफेक्ट। इमोशनल स्टेबिलिटी, ये लेस नेगेटिव थिंकिंग एंड fewer negative emotions, less hyper vigilant. What does it affect? अगर इमोशनली स्टेबल है तो क्या होगा, हाई जॉब एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड लो स्ट्रेस लेवल। देन एक्स्ट्रावर्जन, बेटर इंटरपर्सनल स्किल, ग्रेटर सोशल डोमिनेंसी एंड मोर इमोशनली एक्सप्रेसिव। Why it is important? Because this leads higher performance, enhanced leadership, higher job and life satisfaction. उसी तरह ओपननेस में है ये ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, enhance लीडरशिप और मोर एडेप्टेबिलिटी टू चेंज। एग्रीएबलनेस में अगर हाई है तो हाई परफॉर्मेंस, लो लेवल ऑफ डेविएट बिहेवियर, मतलब संगठन में खासतौर से यूज किया गया है। और कॉन्साइंसनेस के टर्म में देखें तो हाई परफॉर्मेंस, इनहांस लीडरशिप और ग्रेट लॉन्गेविटी। ये इसके इंपॉर्टेंस को शो करता है। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे हैं तो वो बिग फाइव फैक्टर मॉडल की बात है। नाउ कम टू द थ्योरी। 5 फैक्टर मॉडल जो भी आपने देखा, ओरिजिनली 5 फैक्टर मॉडल क्या है, एक टेक्सोनॉमी है, एक तरह से पर्सनालिटी ट्रेट्स का क्लासिफिकेशन है, जो को मैक्रे कोस्टा ने आपको पता है कि डेवलप किया है और पाया कि ये अक्रॉस द कल्चर्स इसमें जो है एग्जिस्टेंस है और स्टेबल है पर्सनालिटी स्ट्रक्चर के टर्म में। तो स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर, ये सब सारी चीजें, तो जो पहला बेसिक क्वेश्चन पर्सनालिटी का होता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, ये एक्सप्लेन करने में ये मॉडल ठीक है। ठीक, लेकिन अब बात आती है कि जब ये 5 डायमेंशंस जो एग्री हो गए हैं, तो अगर ये मॉडल जो है थ्योरी के रूप में अगर कन्वर्ट हो जाए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एक पर्सनालिटी ट्रेट्स को डिस्क्राइब करना, ठीक है, एक अलग चीज है, और एक्सप्लेन करना वो अलग चीज है। तो ये जो मॉडल्स हैं वो पर्सनालिटी ट्रेट्स का डिस्क्रिप्शन देते हैं, बट एक्सप्लेनेशन के लिए वी नीड थ्योरी।
जो कि मैकरे कोस्टा ने इसको डेवलप किया है। ठीक है, मैकरे कोस्टा का जो स्टेटमेंट है 1996 में, तीनों कहते हैं कि द फैक्ट अबाउट पर्सनालिटी आर beginning to fall into place. Now is the time to begin make a sense of it. In other words, it was a time to turn the five-factor model, Esco taxonomy, into five-factor theory. So five-factor model and five-factor theory, these two are different things. अभी तक जो मैं बता रहा था फाइव फैक्टर मॉडल था। ठीक है, मॉडल में डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनालिटी है और थ्योरी में एक्सप्लेनेशन होता है कि आप जो है कोई व्यवहार क्यों करते हैं, क्या करते हैं, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, और क्यों करते हैं वो एक्सप्लेनेशन। तो व्हाट एंड व्हाई। मैकरे कोस्टा ने जो है फाइव फैक्टर थ्योरी डेवलप की है और पर्सनालिटी ट्रेट को समझने के लिए इन्होंने कहा कि फाइव फैक्टर थ्योरी को समझने के लिए हमें दो चीजों को समझना होगा, सेंट्रल और कोर कंपोनेंट और पेरिफेरल कंपोनेंट। तो मैकरे कोस्टा ने अपने सिद्धांत में फाइव फैक्टर थ्योरी में तीन सेंट्रल और तीन कोर पेरिफेरल कंपोनेंट्स की चर्चा की है। तीन सेंट्रल कंपोनेंट क्या है? बेसिक टेंडेंसीज, कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन और सेल्फ कॉन्सेप्ट। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं कि क्या है। तो बेसिक टेंडेंसीज, जैसा कि मैकरे कोस्टा मानते हैं कि बेसिक टेंडेंसी एक यूनिवर्सल रॉ मटेरियल है पर्सनालिटी का, पर्सनालिटी कैपेसिटी का, डिस्पोजिशन का। ठीक है, जो जिसको आप इन्फर कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इन्फरेंस ड्रा कर सकते हैं टेंडेंसीज के बारे में व्यवहार के आधार पर, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बेसिक टेंडेंसी जो होती है वो इनहेरेंट है, बायोलॉजिकल है। ठीक है, और अनुभव के आधार पर, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के आधार पर मॉडिफिकेशन इसमें हो सकता है, लेकिन एक गिवन लाइफ पीरियड के लिए इंडिविजुअल की वो उसकी पोटेंशियल और डायरेक्शन को निर्धारित करती है। तो अगर आप इंटेलिजेंस को पढ़े हैं तो आपको मालूम है इंटेलिजेंस में दो तरह की चीजें जैसे होती हैं, कटर जैसा मानते हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो होता है वो बायोलॉजिकल इनहेरेंट नेचर का है, वो उसका बेस तैयार करता है। तो उसी तरह बेसिक टेंडेंसी पर्सनालिटी का बेस तैयार करती है। मैकरे कोस्टा इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये जो ओशियन मॉडल है फाइव डायमेंशन पर्सनालिटी का, ये बेसिक टेंडेंसीज पर ही आधारित है। ठीक, तो ये जो बेसिक टेंडेंसीज हैं ये बायोलॉजिकल है और अक्रॉस द टाइम सिचुएशन इनमें स्टेबिलिटी होती है। एक प्रश्न जो बार बार होता है कि पर्सनालिटी के स्टेबिलिटी और चेंज की, उसी को एक्सप्लेन करने में मैकरे कोस्टा ये सफल होते हैं कि जो बेसिक टेंडेंसीज है पर्सनालिटी के स्टेबिलिटी को शो करता है। ठीक है, पर्सनालिटी आपका इस बेसिक टेंडेंसीज की वजह से ही स्टेबल। दूसरा कंसेप्ट उन्होंने दिया कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन का, और कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन को कहते हैं कि इट इज एक्वायर्ड पर्सनालिटी स्ट्रक्चर दैट डेवलप एज ए पीपल अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन एक्वायर्ड पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है, और जबकि बेसिक टेंडेंसीज क्या है वो इनर्ट या बायोलॉजिकल पर्सनालिटी स्ट्रक्चर है। तो मैकरे कोस्टा इनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि is the distinction between basic tendency and characteristic adaptation precisely the distinction that we need to explain the stability of the personality. स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनालिटी क्या है कि
बेसिक टेंडेंसीज की वजह से पर्सनालिटी में स्टेबिलिटी होती है और कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन की वजह से उसमें मॉडिफिकेशन या चेंज होता है। तो मॉडिफिकेशन भी उतना ही हो सकता है जितना बेसिक टेंडेंसीज आपको अलाउ करती है। जैसे आपका क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस भी उतना ही डेवलप हो पाता है जितना आपका फ्लूइड होगा। अब आईक्यू बायोलॉजिकली आपकी 130 है, तो हम कितना भी ट्रेनिंग दे दे, आपको हम 170 आईक्यू को नहीं पहुंचा सकते या उस लेवल का आप काम नहीं कर सकते। ठीक है। अब उसको ये फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ क्विकली वी लर्न, दैट इज आवर बेसिक टेंडेंसी, बट व्हाट वी लर्न दैट इज आवर कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन। तो टैलेंट, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ये सब बेसिक टेंडेंसीज में आते हैं। अब ये बेसिक टेंडेंसीज है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स एडेप्टेशन को प्रभावित करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जब तक बायोलॉजिकल इम्प्रिंट नहीं होगा, जब तक आप में बेस नहीं होगा, तब तक आप किसी नई चीज को कैसे एक्वायर कर सकते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन हैं वो बेसिक टेंडेंसीज के द्वारा शेप और मोल्ड होते हैं। ठीक है। तो ये जो पर्सनालिटी में मॉडिफिकेशन है, तो कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन की वजह से, जबकि स्टेबिलिटी जो होती है वो आपके बेसिक टेंडेंसीज की वजह से होती है। ये जो एक्सप्लेनेशन है चेंजिंग एडेप्टेबिलिटी का, ये मैक्रे कोस्टा इसी से इसको एक्सप्लेन कर पाते हैं कि जो बेसिक टेंडेंसीज है वो स्टेबल, जबकि कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन जो है वो फ्लक्चुएट करता है। तो स्टेबिलिटी वर्सेस जो चेंज का कॉन्सेप्ट है पर्सनालिटी में, वो एक्सप्लेन करने में मैक्रे कोस्टा इस टर्म में सफल होते हैं अपने सिद्धांत के आधार पर। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है सेल्फ। सेल्फ कॉन्सेप्ट भी एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन ही है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अलग से इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है। मैक्रे कोस्टा लिखते हैं कि सेल्फ कॉन्सेप्ट इज कंसिस्ट ऑफ नॉलेज, व्यूज एंड इवेल्युएशन ऑफ सेल्फ रेंजिंग फ्रॉम miscellaneous facts of personal history to the identity that give a sense of purpose and coherence in the life। तो ये हमारे नॉलेज, व्यूज और हमारा सेल्फ का जो इवेल्युएशन है, उन सब से मिलके बना हुआ एक ग्रुप है जिसको हम लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में आप हो सकता है कि आगे पढ़े बहुत डिटेल में, या फिर आपको रॉजर्स मसलो पढ़ाए गए होंगे तो सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया गया होगा। तो जो हमारा बिलीफ है, एटीट्यूड है, फीलिंग है अपने खुद के प्रति, ये सब एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन ही है जो हमारे गिवन सिचुएशन से, परिस्थितियों से जो है प्रभावित होते रहते हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज आल्सो अ काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन, बट इसकी अपनी इंपॉर्टेंस की वजह से मैक्रे और कोस्टा इसको थोड़ा अलग रखते हैं। जो दूसरा कंपोनेंट है वो पेरिफेरल है, और पेरिफेरल कंपोनेंट में भी तीन कॉन्सेप्ट की चर्चा मैक्रे कोस्टा करते हैं। वो है बायोलॉजिकल बेसिस, ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। पहला जो पेरिफेरल कॉन्सेप्ट है वो है बायोलॉजिकल बेसिस। और 5 फैक्टर मॉडल में देखें, जो 5 फैक्टर थ्योरी है, इसमें जो कॉजल इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी का है उसका एक ही आधार है, वो है बायोलॉजी। जो प्रिंसिपल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है, ठीक है, वो बेसिक टेंडेंसीज को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे जीन्स है, हार्मोन है, ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, ये हमारे बेसिक टेंडेंसीज का निर्धारण करते हैं। हालांकि मैक्रे कोस्टा अभी इस बात पर पुख्ता प्रमाण नहीं पेश कर पाए हैं कि कैसे ये जीन्स, हार्मोन और ब्रेन स्ट्रक्चर हमारे पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने में अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन जो बिहेवियरल जेनेटिक्स की और ब्रेन इमेजिंग की जो स्टडीज हैं, वो इनको अब धीरे धीरे सपोर्ट कर रही हैं कि पर्सनालिटी का बायोलॉजिकल बेस है।
जो दूसरा पेरिफेरल कॉन्सेप्ट क्या है, वह है ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी। ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी को डिफाइन करते हैं कि एवरीथिंग द पर्सन डज थिंक और फील अक्रॉस द होल लाइफ। वो सब कुछ जो एक व्यक्ति सोचता है, महसूस करता है और या करता है अपने पूरे जीवन में, उसकी वो ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी। और ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी जो है वो इम्फेसिस करते हुए कहते हैं कि व्हाट हैपन इन द पीपल्स लाइफ ऑब्जेक्टिवली, ये नहीं कि आपने उसको परसीव कैसे किया। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी इसीलिए दिया गया नाम कि वास्तव में क्या हुआ, आपने उसको परसीव कैसे किया वो अलग चीज है। तीसरा जो कंपोनेंट है पेरिफेरल, वो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। और हमें आपको पता है कि जब भी हम सोसाइटी में होते हैं, एनवायरमेंट में होते हैं, तो एनवायरमेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा जो इंटरेक्शन है वो हमारी पर्सनालिटी में मॉडिफिकेशन लाता है, चेंज लाता है। मैक्रे कोस्टा कहते हैं कि जब हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उस इंटरेक्शन का एक्सटर्नल जो है, जो चीजों का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ता है, इसी को कहते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। ठीक है, और जब कोई भी चीज सिचुएशन में कोई डिमांड आती है तो हम उसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन और एक्सटर्नल जो इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, ये दोनों चीजें मिलके हमारे रिस्पॉन्स का निर्धारण करती हैं। हाउ वी रिस्पॉन्स इन ए गिवन सिचुएशन दैट डिटरमाइंड बाय आवर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन, मतलब बायोलॉजिकल और सोशल दोनों जो इन्वायरमेंट है, ये हमारे व्यवहार का निर्धारण करता है। दिस इज द schematic view, you can say pictorial representation of 5-factor model. So this is 5-factor theory. मैंने कहा बेसिक टेंडेंसी, यहाँ देखिए पहला जो मेरी सेंट्रल कॉन्सेप्ट है बेसिक टेंडेंसी, जो ये शो कर रहा है कि ये 5 फैक्टर्स है जो बेसिक टेंडेंसी में आते हैं। दूसरा हमने बताया जो है कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन, जो कल्चरली कंडीशन फेनोमेना है, जिसमें पर्सनल स्ट्राइविंग एट्रीब्यूट से सब सारी चीजें आती हैं। तीसरा मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी एक प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन नहीं है, लेकिन सेल्फ स्कीमा और पर्सनल मिथ की इसके थोड़ी इंपॉर्टेंस की वजह से उन्होंने इसको अलग किया। और देखिए ये हमारी बेसिक टेंडेंसी कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन को प्रोवाइड कर रही है और सेल्फ कॉन्सेप्ट। दूसरी चीज मैंने बताई कि जो पेरिफेरी कॉन्सेप्ट है, जिसमें बायोलॉजिकल बेसिस, ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, तो ये बायोलॉजिकल बेसिस ही हमारी बेसिक टेंडेंसीज को इन्फ्लुएंस करती है। ये देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक जो एडाप्टेशन है वो ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो इसमें इमोशनल रिएक्शंस, माइल्ड करियर शिफ्ट, बिहेवियर। और ये एक्सटर्नल जो बाहरी वातावरण, जो कल्चर, नॉर्म्स, लाइफ सिचुएशन, ये क्या है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी को प्रोवाइड कर रहा है। फिर ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के साथ इंटरेक्ट कर रही है। और एक एरो आप देखें यहाँ पर है एक्सटर्नल का, ये कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन होगी। ठीक है, एक डॉटेड लाइन आप देखेंगे, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से हमारे बायोलॉजिकल बेसिस को भी गई है, यानी कि हमारे जीन और हेरिडिटी को भी जो है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस करते हैं। इसी वजह से जब कोई चीज पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर ट्रांसफर होती है तो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से उसमें वीकनेस या कमी आती है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कोरोना वायरस की, तो इसके ये जब नए वातावरण में आ रहा है तो इसके नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, यानी कि उसकी जो बायोलॉजी है उसके जीन्स में म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो आपके बायोलॉजिकल बेसिस को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशन बायोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी को प्रोवाइड कर रहा है और ये हमारी ऑब्जेक्टिव बायोग्राफी सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस कर रही है। तो ये मैक्रे कोस्टा की 5-फैक्टर थ्योरी है, जो एक्सप्लेन करने में जो है सफल है कि पर्सनालिटी ट्रेड्स, मतलब 5-फैक्टर मॉडल में हम जो डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन की भी बात है कि क्यों पर्सनालिटी के यही ट्रेड्स होंगे, क्यों ये स्टेबल हैं, इसमें चेंजेबिलिटी किस तरह से होगी और नहीं होगी तो किस प्रकार से होगी।
तो बायोलॉजिकल टेंडेंसीज की वजह से स्टेबिलिटी होती है और कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन की वजह से चेंजेबिलिटी होती है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन न सिर्फ बायोलॉजिकल टेंडेंसीज से इन्फ्लुएंस हो रहा है बल्कि एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंसेस हैं इससे भी ये निर्धारित हो रहा है। ठीक है, और एक कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन एक प्रकार से सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो ये मैक्रे कोस्टा की 5 फैक्टर थ्योरी। तो 5 फैक्टर मॉडल और 5 फैक्टर थ्योरी में डिफरेंस है, इस चीज को आप ध्यान रखें। अब अगर हम इवेल्युएशन की बात करें तो इसके बेसिक पॉस्टुलेट क्या है? तो बेसिक पॉस्टुलेट जो है, पॉस्टुलेट मतलब हाइपोथेसिस, परिकल्पना, जो भी आप कैसे लीजिए इसको। बेसिक टेंडेंसीज के 4 पॉस्टुलेट है: इंडिविजुअलिटी, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर। उसी तरह से जो है कैरेक्टरिस्टिक एडेप्टेशन का जो पॉस्टुलेट क्या है? एडजस्टमेंट, माल एडजस्टमेंट और प्लास्टिसिटी, मतलब चेंजेबिलिटी। अगर हम इस थ्योरी के इवैल्यूएशन को देखें या इवेलुएट करते हैं तो हमें पाते हैं कि ये थ्योरी रिसर्च जनरेट करने और पर्सिमनी में वेरी हाई, ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज में हाई है, फॉल्सिफिकेशन ऑफ द फैक्ट में मॉडरेट है, जबकि मॉडरेट टू लो है गाइड फॉर प्रैक्टिशनर एंड इंटरनल कंसिस्टेंट। ठीक है, तो जनरली जो थ्योरीज हैं, जो ट्रेड थ्योरीज हैं, ये एक्सप्लेन करने में सफल हैं कि ट्रेड्स कैसे इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, हाउ ट्रेड्स इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर, but they are not exactly able to explain why। तो इस why का उत्तर मैक्रे कोस्टा देने का प्रयास किए हैं, जिसको हम लोग 5 फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड एंड 5 फैक्टर मॉडल एंड थ्योरी, एंड नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। इस टॉपिक के साथ हमारा ये यूनिट और मुझे जो पढ़ाना था वो फिनिश हो गया है। आपके एग्जाम का डेट आया है? नहीं आया है सर। चलिए, नहीं आया है तो आ जाएगा जल्दी ही। एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं धीरे धीरे। फाइनल का पहले जो एग्जैक्टली फाइनल को प्रेफरेंस मिलती है ना, तो बीए फाइनल और एमए फाइनल को, बीए फाइनल का तो 10 से ही शुरू हो गया है और एमए फाइनल का 16 से है, तो आपका उसी के आसपास फिर बाद में आएगा। तो हमने जो हमें पढ़ाना तो बता दिया हमने, और लास्ट क्लास में असाइनमेंट की बात हुई है। मैं हेड साहब से बात करके आपको कन्वे कर दूंगा कि किसको किस टॉपिक पर असाइनमेंट लिखना है, क्योंकि कुछ लोगों का असाइन है, कुछ को नहीं है। मेरा ऑब्वियसली 2 यूनिट है, लेकिन 2 यूनिट में 7 टॉपिक्स हैं, 4 थ्योरीज हैं और 3 टॉपिक आपके बेसिक इंट्रोडक्शन से हैं। तो 7 टॉपिक है, तो ऑब्वियसली 14-15 बच्चे हमारे इस यूनिट में जो है आ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है तो बताएं, नहीं तो फिर आज की क्लास बंद की जाए। सर इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कुछ पूछना था कि बनारस में कहाँ से किया जा सकता है। बेटा अभी तो सब ऑनलाइन चल रहा है और ऑनलाइन में इंटर्नशिप का बहुत मतलब भी नहीं। आपको ऑनलाइन में हार्डली कैसे कोई चीज, इंटर्नशिप का मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज से होता है। तो सर ऑफलाइन ये पूछ रहा था मैं, वो संदीप सर एक के बारे में बताए हैं और बोले थे कि एक बार अखिलेन सर से भी बात कर लेना। किस संदर्भ में? सर संदीप सर एक जगह के बारे में बताए हैं, IIT BHU में है, और उसके बाद हाँ, बोले थे कि और अखिलेन सर से भी पूछ लेने के लिए कि अगर वो बता देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर पता करके बताएंगे। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप सर के साथ अगर वो बताए हैं, कहीं आपको लग रहा है कि करने लायक है, तो आप जरूर उसको करिए। इंटर्नशिप एक्चुअली बहुत जगहों पर हो रहा है, ठीक है, और ज्यादातर सब पेड होता है, और हम लोगों को ये अनुभव नहीं कि एग्जैक्टली व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा भी ऑनलाइन में इशू हो रहा है। ठीक है, यस सर। तो ऑनलाइन अब जैसे पढ़ाने में, भाई पढ़ाने को तो पढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग है वो नहीं हो पाती है। यस। और ट्रेनिंग या इंटर्नशिप का बेसिक जो मतलब होता है प्रैक्टिकल एक्सपोजर। हमने बता दिया कि 5 फैक्टर मॉडल ये है, ये क्वेश्चनर है, ये ऐसे ऐसे करना, वो करना ऐसे,
लेकिन जब आप उसको लेके बैठते हैं, किसी पर अप्लाई करते हैं, उसका पूरा डिटेल तैयार करते हैं, फिर उसको देखते हैं, उसका बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जो हम पा रहे हैं जो वो है वो सही है कि नहीं है, तब जाके चीजें वैलिडेट होती है। तब आपको छोटी छोटी चीजें जहाँ पर आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत पड़ती है वो आप समझ पाते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग का थोड़ा सा वो इशू है। अगर संदीप सर वाला मामला है तो एक बार देख लो तुम लोग, अगर वहां पर आपका कुछ हो रहा है, जाने लायक है, तो आप जाइए। लेकिन अभी यूनिवर्सिटी भी तो खुली नहीं है, आईटी में भी तो वही हाल है। यस सर, बट वो करवा रहे हैं, वो रेडी हुए हैं कि ठीक है मैं करवा देता हूँ। नहीं तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अगर आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का है, ओके। आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए उसको। ठीक है, हम लोग हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, और हमें कुछ अच्छा मिलेगा तो देन आई विल। थैंक यू सर। सो थैंक यू ऑल। एंड अगर आपको अब फिर कोई जरूरत पड़ेगी तब आप हमें याद करेंगे, तो मैं आपके साथ रहूंगा। अदरवाइज फॉर्मली जो है मेरी क्लास, तो पर्सनालिटी का मेरा जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है।